हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का तथास्तु फिजिक्स क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप सबको पता है, अपन ने 12th क्लास की पहली यूनिट का पहला चैप्टर चालू कर दिया है और उसके 3 लेक्चर भी हो चुके हैं। आप में से अगर किसी ने पहले वाले 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो तीनों लेक्चर देखें, उसके बाद ही आज का लेक्चर देखना। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कूलाम के नियम के आगे। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ लिया था कूलाम का नियम, और कूलाम के नियम के बाद अपन ने पढ़ा था कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म, मतलब कूलाम के नियम का सदिश रूप भी अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन उसी के आगे पढ़ते हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब अध्यारोपण का सिद्धांत। और अपन कुछ पढ़ेंगे, थोड़े न्यूमेरिकल भी आज अपन करेंगे। तो देखो, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ लिया था। लास्ट क्लास में अपन ने देख लिया था फोर्सेस के बारे में। अपन ने समझ लिया था फोर्स के बारे में। किसके बारे में समझ लिया था? फोर्स के बारे में। फोर्स के बारे में जो कूलाम ने बताया था। कूलाम ने क्या बताया था? कूलाम ने अट्रैक्शन और अट्रैक्शन फोर्स को समझाया था और रिपल्शन फोर्स को समझाया था। किस समझाया था? अट्रैक्शन फोर्स को और रिपल्शन फोर्स को। अपन ने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि अपने पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं। जैसे पहला चार्ज अपन ने ले लिया था प्लस का Q1, एक चार्ज अपन ने लिया था प्लस का Q2। अगर दोनों चार्जेस जो अपन ने लिए हैं उनका नेचर सेम हो, मतलब दोनों चार्जेस सेम टाइप के हों। जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है और इधर भी ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। अगर यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज होता, माइनस का Q1 और माइनस का Q2, इन चार्जेस के बीच की दूरी अपन ने मानी थी क्या? स्मॉल r। आप स्मॉल r मान सकते हो, स्मॉल d मान सकते हो, कहीं कहीं आपको स्मॉल l भी देखने को मिल जाएगा। तो देखो क्या होगा, अब इन चार्जेस के बीच में क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। और वो फोर्स कैसा लगता है अपन ने समझ लिया था। फोर्स इन जो चार्जेस को मिलाने वाली ये जो रेखा है, लाइन जॉइनिंग ऑफ दीज चार्जेस, जो इन चार्जेस को मिलाने वाली जो रेखा है उसी रेखा के अनुदिश लगेगा, उसी रेखा के अलोंग लगेगा। तो ये Q1 जो चार्ज लगाएगा Q2 पर, Q1 चार्ज जो Q2 पर फोर्स लगाएगा वो क्या होगा? F/2 ड्यू टू 1। और Q2 इस Q1 पर फोर्स लगाएगा, वो फोर्स क्या आएगा? F/1 ड्यू टू 2। ऐसे ही ये दोनों चार्जेस भी कैसे हैं? सेम नेचर के हैं। तो इधर फोर्स लगेगा F/2 ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा? F/1 अगर चार्जेस ऑपोजिट नेचर के होते हैं, ऑपोजिट नेचर के होते हैं, जैसे यहाँ पे ये हो गया प्लस का Q1 और इधर अपन मान लेते हैं माइनस का Q2। अब क्या होगा? अब इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अब कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स। ये Q2 Q1 को अपनी तरफ F/12 फोर्स से अट्रैक्ट करेगा और Q1 Q2 को F/21 फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। ये अपन ने लास्ट लेक्चर में समझ लिया था कि चार्जेस के बीच में फोर्स कैसे लगता है। ये किसने बताया था? कूलाम ने बताया था। इसके लिए कूलाम ने क्या किया था? एक टॉर्सन बैलेंस नाम का एक इंस्ट्रूमेंट काम में लिया था। उस पर उसने 2 स्मॉल बॉडीज का यूज करके ये फिनोमिना उसने देखा था। इस फिनोमिना को उसने क्या किया था? स्टडी किया था। और लास्ट में अपने पास एक फॉर्मूला भी आया था कूलाम का। क्या आया था? फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है कि Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। ये अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? दोनों चार्जेस के बीच की दूरी के स्क्वायर के क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अभी अपन इसका ग्राफ भी देख लेते हैं। देखो, इसका ग्राफ अपन देखते हैं। अरे समझ गए क्या? समझ ही गए होंगे। चलो देखो, ये इधर है फोर्स वर्सेस डिस्टेंस, ये R है। अब देखो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के,
तो फोर्स मैक्सिमम कब होगा? जब आर का मान मिनिमम होगा। और जैसे जैसे अपन आर का मान बढ़ाते जाएंगे फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स डिक्रीज होता जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। और जब आर का मान इनफाइनाइट हो जाएगा तो फोर्स क्या आ जाएगा अपने पास? ज़ीरो आ जाएगा। फोर्स क्या आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा। समझ गए? इस ग्राफ को नोट करना है तो कर सकते हो। अब देखो इसके, ये तो रही पिछले क्लास की बात कि पिछली क्लास में अपन ने क्या पढ़ लिया था। अब अपन देखो इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे अपन देखो, सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लेते हैं कूलाम के नियम पर। इसको मिटा दूं मैं, इसको मिटा देते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका दे रखा है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of the electric force on the electron of a hydrogen atom exerted by the single proton that is the atom's nucleus, assume the average distance between the revolving electron and the proton is R इज इक्वल टू दे रखा है 0.53 इंटू 10⁻10 मीटर। ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है। देखो क्या दे रखा है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन ऑफ ए हाइड्रोजन एटम exerted by the single proton that is the atom's nucleus. Assume the average distance between the revolving electron and the proton is R is equal to 0.53 into 10⁻⁻10 मीटर। कहने का मतलब ये है कि अपने पास एक हाइड्रोजन एटम दे रखा है और हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और चारों तरफ क्या चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है, अपने को वो फोर्स कैलकुलेट करना है। उसके लिए अपने को दे रखा है क्या? डिस्टेंस दे रखी है। जो चारों तरफ चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन उसके, और जो न्यूक्लियस में अपना प्रोटॉन है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? R इज इक्वल टू 0.53 इंटू 10⁻10 मीटर। देखो सोल्व करते हैं इसको, आप भी सोल्व करो। देखो सोल्व करके कमेंट करके जरूर बताना आंसर। मैं सोल्व करता हूँ। देखो क्या दे रखा है, अपने पास हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस क्या दे रखा है? प्लस, ठीक है। और इसके चारों तरफ क्या चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है।
और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी है अपने को 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। अब दो चार्ज है अपने पास, एक तो प्लस का चार्ज है और एक माइनस का। तो देखो इसको अपन मान लेते हैं क्या, ये Q1 है और ये क्या है Q2। अब सीधी सी बात है, ऑपोजिट साइन है अपने पास, तो फोर्स तो लगने वाला है कौन सा, अट्रैक्शन वाला। यही होता है अगर अपने पास दो ऑपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं तो उन दोनों के बीच में फोर्स कौन सा लगता है, अट्रैक्शन लगता है। अभी अपन जब इसको सोल्व करेंगे तो वही आएगा। अब देखो प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन Q1 क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये प्लस का होता है। और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अपन क्या जानते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम लॉ क्या बताता है कि जो फोर्स होता है कोई भी दो चार्जेस के बीच में वह क्या होता है कि Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। इसका अपन क्या लेते हैं मैग्नीट्यूड लेते हैं, लेकिन अभी अपने को डायरेक्शन देखनी है। क्या देखनी है अपने को, डायरेक्शन देखनी है। तो डायरेक्शन के लिए क्या कर देंगे अपन, इसको साइन के साथ रख देंगे। जो Q1 और Q2 की वैल्यू है किसको रख देंगे, साइन के साथ। अगर फोर्स को सोल्व करने के बाद अगर वैल्यू किस में आती है नेगेटिव में, तब तो क्या हो जाएगा फोर्स कैसा है अट्रैक्शन। और अगर वैल्यू कैसी आती है पॉजिटिव, तो कैसा फोर्स आएगा, रिपल्सिव फोर्स आएगा। तो कैसा फोर्स आएगा, रिपल्सिव फोर्स आएगा। या वैसे ही पता लगा सकते हो कि प्लस और माइनस के बीच में कौन सा होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। और जो फोर्स को सोल्व करने के बाद जो मैग्नीट्यूड आएगा, जो परिमाण आएगा, मतलब दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, उस फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो अपने को यहाँ से मिल जाएगी। तो अपन यहाँ से देखो वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अरे क्या दे रखा था, एक प्रोटॉन दे रखा है और एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, दोनों के बीच की दूरी दे रखी है। अपन जानते हैं चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और चार्ज और इलेक्ट्रॉन क्या होता है Q2 इज इक्वल टू माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। ये किसी को लिखना है क्वेश्चन तो लिख सकता है, वीडियो को पॉज करके। मैं मिटा देता हूँ, इसको मिटा दूँ, इसको मिटा देते हैं। अब देखो वैल्यू रख देते हैं, फोर्स में वैल्यू रख देते हैं। देखो K का मान कितना होता है, मैंने बताया था 9 इंटू 10⁻⁻9 इंटू क्या आएगा। अगर किसी को दिक्कत हो यूनिट समझने में, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको यूनिट समझ में नहीं आती, तो देखो इसको क्या होता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको इसकी यूनिट के साथ लिख दो। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये वापस से मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसके बाहर माइनस लगाना चाहो तो लगा सकते हो। बाकी ये क्या होता है मैग्नीट्यूड में होता है, इसलिए क्या आएगा यहाँ पे अल्टीमेटली पॉजिटिव आएगा। अगर माइनस के साथ लेके चलोगे तो अपने को क्या पता लग जाएगी, डायरेक्शन भी पता लग जाएगी, ठीक है। फोर्स तो कैसा लगेगा, हमेशा पॉजिटिव ही लगेगा। वो तो डायरेक्शन के लिए अपन इन दोनों को साथ में लेके चल सकते हैं। तो क्या आएगा बटे में क्या आएगा इसके रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस क्या दे रखी है अपने पास 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, इसका स्क्वायर काट दो। देखो ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, इस कूलाम से और इस कूलाम से ये कूलाम स्क्वायर बच जाएगा। तो फोर्स की यूनिट अपने पास क्या आएगी, न्यूटन आएगी। फोर्स की यूनिट क्या आएगी अपने पास, न्यूटन आएगी। देखो नीचे वाले को मिटा देता हूँ मैं। अब देखो इसको अपन आगे सोल्व कर लेते हैं। क्या आएगा यहाँ से
मल्टीप्लाई कर दो इसको, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू ये कितना हो जाएगा 10⁻, ये 1990 कितना हो जाएगा, तो 10⁹ इंटू 10⁻⁻38 और बटे में क्या बचेगा यहाँ पर 0.53 इंटू 0.53 इंटू 10⁻⁻20 स्क्वायर दे रखा है ना इसका, इसलिए क्या आ जाएगा 10⁻⁻20 आ जाएगा। यहाँ से काट लो, क्या बच रहा है यहाँ से देखो, ये कटते ही क्या बचेगा 10⁻⁻18, 10⁻⁻18। तो यहाँ से देखो क्या आएगा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 कितना हो जाएगा, अरे 256 हो जाएगा ना, तो 2.56 256 हो जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा 10⁻⁻9 और 0.53 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो क्या आएगा कितना आएगा, ये 0.53 को 0.53 से अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 5 इंटू 3 15 1 1 कितना हो जाएगा 15 1 5 5 25 और कितना हो जाएगा 26 15, ठीक है 1 6 हो जाएगा, ठीक है 26 हो जाएगा। तो कितना बचेगा 2, ये कितना आएगा यहाँ पे 2 इंटू 0 0 0 इतना आ जाएगा ऐसे 9 5 5 कितना हो जाएगा 0 और कितना हो जाएगा 8 2 0, पॉइंट कहाँ लगेगा 0.28, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0.28, कितना आ जाएगा 0.28, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व कर लो, इसको अपन आगे सोल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा यहाँ से सोल्व करने के बाद, और इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर लो, कितना आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 10⁻², इसका पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा 10⁻⁻2 और इधर भी कितना आ जाएगा 10⁻, इधर हो जाएगा -2, क्योंकि इसका हटाएंगे तो क्या आएगा -2, ये यहाँ से कैंसिल, ठीक है। इसको अगर 2 से काटते हैं तो कितना आएगा 14, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1 2 8 1 2 8 इतना ही आएगा। और काटना चाहो तो और भी काट सकते हो इसको, और काटोगे तो कितना आएगा, ये गया 7 बार, ये कितना आएगा 64, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 576 इंटू 10⁻⁻9 और बटे में क्या है 7, तो कितना आएगा 7 8, तो यहाँ से कितना बचेगा, इसको अपन डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद कितना आएगा 82.2 के समथिंग आएगा, ठीक है 82.2 के समथिंग और 10⁻⁻9 न्यूटन। इतना फोर्स लगेगा, इतना फोर्स लगेगा। और ये फोर्स कैसा होगा, ये फोर्स होगा अट्रैक्शन फोर्स। ये फोर्स कैसा होगा अट्रैक्शन फोर्स। जो अपन ने लिया था प्रोटॉन था और इलेक्ट्रॉन के बीच में, जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी ली थी अपन ने 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, तो उन दोनों के बीच में 82.2 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन का अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। क्या लगेगा अट्रैक्शन फोर्स, मतलब आकर्षण बल लगेगा। बात समझ में आ गई। तो ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी दे रखा है। बात समझ में आ गई। अब देखो, अब ये तो बात हो गई दो चार्जेस अपने को दे रखे हो। क्या दे रखे हो, दो चार्ज दे रखे हो। तो दो चार्ज के ऊपर अपन डायरेक्टली कूलाम का नियम अप्लाई कर सकते हैं। अगर अपने पास दो से ज़्यादा चार्जेस आ जाएं, क्या आ जाएं, दो से ज़्यादा चार्ज अपने पास आ जाएं, फिर क्या करेंगे। उसके लिए अपन पहले एक बार थोड़ा सा आपने जो वेक्टर पढ़ा है 11th क्लास में, उस वेक्टर वाले चैप्टर को अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जो आपने अभी वेक्टर पढ़ा है, ये वाली बात आपके समझ में आ गई। इसको मिटा देता हूँ, मिटा देते हैं। देखो, अब अपन थोड़ा देख लेते हैं वेक्टर्स के बारे में। देखो, मान लो अपने पास ये ऑब्जेक्ट है एक, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है F1 और एक फोर्स ये लग रहा है F2। ध्यान से समझना, अभी आपके ये
वैसे तो वेक्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है, अपन 2-3 इसमें चीज़ें जो आपकी रिवाइज करने की ज़रूरत है मैं वही बता रहा हूँ। देखो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। एक तो फोर्स लग रहा है कौन सा, F1, एक फोर्स लग रहा है F2, एक फोर्स लग रहा है F2। तो फोर्स क्या होता है, एक तो वेक्टर क्वांटिटी होती है पहली बात। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट फोर्स लगना है अपने को, वह नेट फोर्स निकालना है। अपने को क्या निकालना है, वो नेट फोर्स। तो आप सभी ने देखो क्या पढ़ा है अपने, पहला मेथड एक पढ़ा है, इसको अपन बोलते हैं टेल टिप मेथड, और एक इसका नाम होता है हेड टेल मेथड। ठीक है, हेड टेल मेथड बोलो या फिर टेल टिप मेथड बोलो, या फिर इसको अपन हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में तुम देख लो क्या बोलोगे। ठीक है, ये तो टेल का मतलब तो क्या हो गया, इसकी पूंछ, किसकी, वेक्टर की, और हेड का मतलब क्या हो गया, सर, इसका वेक्टर का सर। तो हेड टेल मेथड तो बोलो इसको, या फिर टेल टिप मेथड बोलो। तो इसके थ्रू क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अपन वेक्टर को क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। वेक्टर को अपन क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। देखो ये अपने को ये दे रखा है, ये क्या दे रखा है, F1 वेक्टर दे रखा है, ऐसे ही अपने को दे रखा है F2 वेक्टर दे रखा है। तो अब देखो इन दोनों की टेल से टेल मिली हुई है, क्या, इसकी टेल F2 से मिली हुई है, F2 की टेल F1 से मिली हुई है। तो ऐसे अपन डायरेक्टली इनका रिजल्टेंट वेक्टर नहीं निकाल सकते, इनका रिजल्टेंट वेक्टर नहीं निकाल सकते। तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसकी हेड से टेल को मिलाएंगे। पहले भाई इसके हेड से मिलाओ या फिर इसके हेड से मिलाओ, इसकी पूंछ तो मिलानी पड़ेगी। तो क्या होगा, इसको शिफ्ट कर देते हैं अपन। देखो या तो इसको पीछे शिफ्ट कर दो या इसको उठा के इधर शिफ्ट कर दो। तो मैं इसको पीछे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो क्या आएगा यहाँ से, ये तो हो गया F1 और ये हो गया F2 वेक्टर, ये हो गया F1 वेक्टर, ये हो गया F2 वेक्टर। और तो इनका रिजल्टेंट क्या निकल आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या आएगा अपने पास, इसको F नेट बोलो, F रिजल्टेंट बोलो। ठीक है, क्या आएगा, ये किसके बराबर आएगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। फिर क्या कर देंगे, इनको अपन ऐड कर देंगे। बात समझ में आ गई। ये तो कौन सा मेथड, ये तो कौन सा मेथड होता है, हेड टेल मेथड। ये कौन सा मेथड होता है, हेड टेल मेथड। अब अपन देखो बात करते हैं, अब अपन बात करते हैं पैरेललोग्राम मेथड की। किसकी बात करते हैं, पैरेललोग्राम मेथड की। ये समझ में आ गया, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब अपन बात करते हैं किसकी, पैरेललोग्राम मेथड की। अपन किसकी बात करते हैं, पैरेललोग्राम मेथड। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम मेथड क्या होगा, देखो ये कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक को एक खींच रहा है F1 फोर्स से उधर और एक खींच रहा है F2 फोर्स से इधर। तो इस ब्लॉक का मूवमेंट क्या होगा, इस ब्लॉक का मूवमेंट क्या होगा, ये कहीं बीच से निकलना चाहेगा, यही होगा ना। अरे अपन खींच रहे हैं इसको, एक अपन इसको खींच रहे हैं, एक तो ऊपर से खींच रहे हैं, एक नीचे से खींच रहे हैं ब्लॉक को। तो क्या होगा, जो ब्लॉक है अपने पास, जो अपने पास ब्लॉक है उसका मोशन क्या होगा, उसका मोशन बीच से ही कहीं होगा। तो वैसे ही क्या होगा, देखो क्या करेंगे अपन, ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है। ठीक है, अब इसका जो मोशन होगा वो इसी के अलोंग होगा। भाई ये ब्लॉक है अपना, ब्लॉक में छोटा सा बना देता हूँ, ये ब्लॉक है अपना, तो ये ब्लॉक इधर ही मूव करना चाहेगा। तो ये क्या आएगा इसका, F नेट। ये क्या निकल के आएगा इसका, F रिजल्टेंट बोलो या फिर F नेट। और इसको जब अपन मिला देंगे तो अपन क्या कर देंगे, इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ से F रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। ये क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो ओवरऑल अपन ने क्या देखा, जब फोर्स लग रहा था वो F1 ऊपर F2 नीचे लग रहा था। तो या तो इसको पैरेललोग्राम बनाओ, क्या करो, इसका पैरेललोग्राम बनाओ, उसके बाद में क्या निकालो, नेट फोर्स निकालो, या फिर वेक्टर को शिफ्ट करके निकाल दो। या अगर वेक्टर अपने पास किसी एंगल पे दिए हो, वेक्टर मतलब जो अपने पास चार्ज दिए हैं
तो वो चार्ज कहाँ रखे हो, किसी पर्टिकुलर किसी एंगल पे रखे हो, तब अपन काम में लेंगे जो कंपोनेंट मेथड है। कहने का मतलब जो अपने पास जो कंपोनेंट वाला मेथड है वो अपन काम में लेंगे। तो कंपोनेंट फॉर्म में क्या होता है, ये दो बात समझ में आ गई। पैरेललोग्राम अपन कंपोनेंट वाले फॉर्म में भी काम में लेंगे, समझ में आई। तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा, या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, नेट फोर्स बोल सकते हैं। नेट फोर्स मतलब F1 और F2 फोर्स लगाने पर जो मोशन ऑफ ब्लॉक होगा, ये जो ब्लॉक है वह किधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। इसको अपन उससे भी करेंगे ना, हेड टेल मेथड से, तो जो नेट फोर्स की वैल्यू निकल के आएगी वो सेम ही आएगी, अलग अलग नहीं आएगी। नेट फोर्स तो सेम ही रहेगा। बात समझ में आ गई। अब देखो, अब अपन बात कर लेते हैं किसकी, कंपोनेंट मेथड की। इसको मिटा देता हूं मैं। देखो इनके कंपोनेंट कैसे निकाल सकते हैं अपन, मेथड तो दो ही थे, इसके कंपोनेंट कैसे निकालेंगे। अगर अपने पास क्या दे रखा हो, किसी एंगल पे अगर क्या रखा हो, चार्ज रखा हो, किसी एंगल पे अपने पास क्या रखा हो, चार्ज रखा हो। जैसे मान लो अपन इसी से निकालते हैं, देखो जो अपन ने कंपोनेंट निकाले ना, वो भी नेट फोर्स कैसे जाएगा, उस पैरेललोग्राम से ही क्या निकालते हैं अपन, देखो कंपोनेंट निकालते हैं। देखो क्या दे रखा था अपने पास, ये फोर्स दे रखा था, ये था कौन सा, F1 वेक्टर, ये कौन सा था, F2 वेक्टर। देखो ये कौन सी एक्सिस हो जाएगी, ये y एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस हो जाएगी, ये x एक्सिस है। और x एक्सिस और F1 के बीच बनने वाला कौन है, थीटा, और F2 के बीच बनने वाला कौन क्या है, थीटा। जो एंगल दे रखा है x एक्सिस और F1 के बीच का एंगल कितना दे रखा है, थीटा, और F2 और x एक्सिस के बीच का एंगल कितना दे रखा है, थीटा। और जो नीचे जो डायरेक्शन दे रखी है, नीचे के लिए क्या हो जाएगा, माइनस का y, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस का x। ये बताइए आपको। अब देखो, अब जो इसका x कंपोनेंट होगा, किसका, F1 का x कंपोनेंट, ये रहा x कंपोनेंट F1 का, इधर ही आएगा। इसको रेड पेन से दिखा देता हूँ। F1 का x कंपोनेंट जो होगा वो इधर आएगा, क्या, F1x, और F2 का x कंपोनेंट वो भी इधर ही होगा, उसकी डायरेक्शन भी यही होगी, F2x। बात समझ में आई। और F1 का y कंपोनेंट ये रहा, F1 का y कंपोनेंट ये रहा, F1y, ये F1 का क्या हो गया, y कंपोनेंट। ये भी कैसा आएगा, वेक्टर, वेक्टर और वेक्टर। और F2 का y कंपोनेंट ये क्या आएगा, ये रहा F2 का y कंपोनेंट, F2y। अरे बात समझ में आई क्या। अपने पास एक ब्लॉक था, ब्लॉक के ऊपर लगने वाला फोर्स F1 और F2 था। अपन ने पैरेललोग्राम मेथड से देख लिया कि जो नेट फोर्स लगेगा वो इसी डायरेक्शन में लगेगा। अब अपना जो कंपोनेंट है उसको अपन क्या कर रहे हैं, उसके x और y कंपोनेंट देख रहे हैं कि वो x डायरेक्शन में कितना मूव करेगा, y डायरेक्शन में उस पर कितना फोर्स लग रहा है। उसके लिए क्या करा अपन ने, इसको कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं अपन। कंपोनेंट में तोड़ने के लिए क्या किया अपन ने, एक x एक्सिस देख ली, एक क्या देख ली, y एक्सिस देख ली। तो x एक्सिस के साथ F1 के बीच में बनने वाला एंगल कितना है, थीटा, और F2 के साथ बनने वाला एंगल कितना है, थीटा। तो और y डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स का दे रखा है F1y, और नेगेटिव y डायरेक्शन में किसके कारण फोर्स लगेगा, F2 के कारण फोर्स लगेगा। देखो इसको बता देते हैं। अब इनकी वैल्यू क्या होगी, इनकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो एक बात समझ लो, अगर बात आ रही है किसके, x कंपोनेंट की, किसकी बात आ रही है, पहले x कंपोनेंट की। तो x कंपोनेंट निकालने के लिए देखो थीटा देख लो, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट, थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है वह कौन सा होता है, कोस कंपोनेंट होता है, जो थीटा के साथ हो। और जो थीटा से दूर वाला कंपोनेंट होता है, ये देखो थीटा वाला है तो यहाँ तो क्या आ जाएगा, कोस कंपोनेंट आएगा अपने पास। और जो थीटा से दूर वाला कंपोनेंट है वो क्या आएगा, साइन कंपोनेंट आएगा। क्या आएगा, साइन कंपोनेंट आएगा। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर मैं F1x की वैल्यू लिखना चाहूँ, F1x x डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है किसके कारण, F1 के कारण।
मतलब इसका एक्स कंपोनेंट भी फोर्स लगा रहा है किस पर, इस ब्लॉक पर, किस पर फोर्स लगा रहा है, इस ब्लॉक पर। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो इसकी वैल्यू अपन लिखेंगे तो F1 x की वैल्यू क्या आएगी, किसके कारण फोर्स लग रहा है, F1 के कारण फोर्स लग रहा है। किधर फोर्स लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर कोस थीटा, क्या आ जाएगा यहाँ पर कोस थीटा। ऐसे ही अगर अपन F1 y की वैल्यू देखें तो F1 y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, क्या आ जाएगा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। क्या आएगा, F1 y किसकी वजह से लग रहा है, F1 की वजह से क्या आ जाएगा, F1 साइन थीटा। F2 के कारण फोर्स लग रहा है इधर, तो ये क्या आ जाएगा, F2 साइन थीटा। और F2x वाला क्या आ जाएगा, F2 कोस थीटा। अब देखो ये वाला कौन सी डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए क्या आएगा, ये माइनस का F2 साइन थीटा आएगा, ये क्या आएगा, माइनस का F2 साइन थीटा। अरे तो बात समझ में आ गई, फोर्स F1 के कारण लगेगा तो कोस थीटा, क्योंकि थीटा किसके साथ कौन एंगल बना रहा है, एक्स के साथ लगा रहा है, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर F1 कोस थीटा, ठीक है। ऐसे ही F2x निकाल लेंगे, ऐसे ही F1y और ऐसे ही F2y। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई क्या, नहीं समझ में आई तो एक बार वापस से क्या करना, इसको दोबारा देख लेना वीडियो को, ठीक है। ये अपने पास फोर्स आ गए एक्स और वाई डायरेक्शन में। अब देखो किसी को ये डायग्राम बनाना है तो डायग्राम बना लो। अब देखो, अब ओवरऑल अपन फोर्स निकाल लें, क्या कि भाई टोटल एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा अपने पास, तो वो क्या लगेगा, तो Fx फोर्स क्या आ जाएगा, F1 कोस थीटा प्लस F2 कोस थीटा। ऐसे ही अगर वाई डायरेक्शन में ओवरऑल फोर्स देखेंगे तो क्या आएगा, F1 साइन थीटा माइनस का F2 साइन थीटा माइनस का F2 साइन थीटा, यही आएगा। दोनों फोर्सेस को अपन जोड़ देंगे भाई, F1 वाले को F1y से जोड़ देंगे और F1x वाले को F2x से जोड़ देंगे, तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। ये भी लिख लो, एक तो ये डायग्राम बना लो और एक ये लिख लो, ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल फोर्स आ जाएगा। अब देखो, अब Fx और Fy के कारण अपने को फोर्स पता लग गया। अब अपन जो नेट फोर्स जो इधर लग रहा है उस ब्लॉक के ऊपर, जो ये फोर्स इधर से इधर मूव हो रहा है, मतलब ये ब्लॉक जो इधर से इधर मूव हो रहा है, तो रिजल्टेंट तो इधर ही आना है। इसको F नेट बोलो या फिर इसको Fr बोलो, ये हो जाएगा। इसको F नेट बोलो या फिर F रिजल्टेंट बोलो, ये फोर्स तो इधर ही लगेगा इस डायरेक्शन में, तो वह उसका मैग्नीट्यूड अगर अपने को निकालना हो इस फोर्स का, तो क्या हो जाएगा, F नेट, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर, Fx का स्क्वायर और Fy का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड। मतलब जो ब्लॉक उधर खिसक रहा है उस ब्लॉक पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है, टोटल कितना फोर्स लग रहा है। बात समझ में आ गई। अब देखो, अगर अपने को एंगल निकालना हो कि भाई कितने एंगल पर ब्लॉक मूव करेगा, भाई कितने एंगल पर ब्लॉक मूव करेगा, तो एंगल के लिए क्या होता है, एंगल के लिए जो फॉर्मूला होता है उसकी, इसको अपन डायरेक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। क्या आएगा, टेन थीटा बराबर क्या आएगा, Fy बटा Fx, Fy बटा Fx। यहाँ से अपने को थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, Fy Fx यहाँ से निकल ही जाएगा। उसके बाद अगर अपने को एंगल पूछे कि कितने एंगल पर मूव कर रहा है या फिर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसके लिए अपन क्या निकाल लेंगे, टेन थीटा निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई। ये था आपका वेक्टर का शॉर्ट में रिवीजन। आप वेक्टर पढ़ोगे तब इसको आराम से पढ़ना, अभी अपने को इतना ही काम में आने वाला है, इसलिए अपन क्या पढ़ रहे हैं, इसको इतना ही पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ गई। अब देखो, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो, अब अपन पढ़ लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसको मिटा दूं मैं। अब अपन पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ
सुपरपोजिशन। क्या पढ़ेंगे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखो अगली जो आपकी हेडिंग है वो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत। इसको अपन क्या बोलते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत। देखो, इफ सेवरल और मेनी चार्जेस, if several or many charges are present, if several or many charges are present, then the force on any one of them is vector sum of the forces due to each of the others, This is known as principle of सुपरपोजिशन। कहने का मतलब है अगर अपने पास एक से ज़्यादा चार्ज प्रेजेंट है, दो के लिए डायरेक्ट अपन क्या ले लेंगे? कूलाम का नियम काम में ले लेंगे। अगर दो से ज़्यादा चार्ज अपने पास आ गए तो जो उन अलग जो चार्जेस अपने पास दे रखे हैं, एक से ज़्यादा जो चार्ज दे रखे हैं, तो उन चार्जेस के कारण जो अपना सिंगल एक चार्ज दे रखा है उस पर अपने को क्या निकालना है? फोर्स अगर निकालना है तो वो जो फोर्स आएगा वो क्या होगा? जो अपने पास चार्जेस दे रखे हैं उनके द्वारा लगाए गए फोर्स का वेक्टर सम, मतलब उनका सदिश योग जो होगा वही क्या होगा? उस चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स होगा। उस चार्ज पर लगने वाला क्या होगा? नेट फोर्स होगा। इसी को अपन बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब अगर अपने पास बहुत सारे चार्ज प्रेजेंट हो और किसी एक पर अपने को फोर्स निकालना हो, अपने पास बहुत सारे चार्ज प्रेजेंट है और उन्हीं चार्जेस में से किसी एक फोर्स को अपन ने चूज कर लिया कि भाई इसके ऊपर अपने को क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। तो फोर्स कैसे आएगा? जो बाकी चार्जेस अपने पास हैं उन बाकी चार्जेस के कारण जो फोर्स लग रहा है इस चार्ज पर, जो अपन ने सिलेक्ट किया है, उन बाकी चार्जेस के कारण लगने वाले फोर्स का वेक्टर सम, उन बाकी चार्जेस के कारण इस अकेले चार्ज पर लगने वाले फोर्स का जो वेक्टर सम होगा, जो फोर्सेस का वेक्टर जो सम आएगा वो क्या आएगा? इस चार्ज पर क्या आएगा? नेट फोर्स आएगा। इस चार्ज पर क्या आएगा? नेट फोर्स आएगा। बात समझ में आ गई? देखो इसको देख लेते हैं। जैसे अपन मान लेते हैं, तीन सिस्टम से ही देख लेते हैं, तीन चार्जेस के सिस्टम से देख लेते हैं। जैसे मान लो अपने पास एक चार्ज है, यहाँ पर रेड से बना देते हैं, एक चार्ज है अपने पास, ये Q2 दे रखा है, ये मान लो ये Q1 दे रखा है। चार्ज कैसे हैं? पॉइंट चार्ज। और इधर ये दे रखा है Q3 और यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं इनको।
किसी ना किसी रेफरेंस फ्रेम से देखेंगे ना, निर्देश तंत्र से, जहाँ से अपन इन चार्जेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इस रेफरेंस फ्रेम से लेके इस Q2 के बीच की दूरी है मान लो R2, Q1 के बीच की दूरी यहाँ तक क्या है R1, ठीक है, और Q3 के बीच की दूरी यहाँ से कितनी दे रखी है R3। बात समझ में आ गई। और Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला फोर्स इधर आएगा F(on)(1) ड्यू टू 2, इसी लाइन के अलोंग लगेगा। और Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला फोर्स इधर आएगा, क्या आएगा F(1)(3) फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। बात समझ में आ गई। और Q2 से लेकर Q1 तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब कहने का मतलब अपन ने देखा था ना पहले वाले लेक्चर्स में कि यहाँ से यहाँ तक की बीच की जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कहने का मतलब जो दूरी है वो कितनी आएगी R12 वेक्टर, ये भी वेक्टर और ये भी वेक्टर और ये भी क्या आएगा वेक्टर। और Q3 से Q1 के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा R13 और इसका वेक्टर, ये क्या होगा इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ये बात समझ में आ गई। ये क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब देखो जो नेट फोर्स देखेंगे, पैरेललोग्राम लगा दो, लगा दे पैरेललोग्राम। देखो यहाँ से देखो ये क्या निकलेगा, इसका नेट फोर्स निकलेगा। क्या निकलेगा नेट फोर्स। ये क्या होगा इसका नेट फोर्स। इसको अपन क्या बोल देंगे F नेट। क्या हो जाएगा F नेट फोर्स यहाँ से निकलेगा। अब बात यह है कि अपने को यहाँ से देखो R13 से क्या मिल जाएगी, Q3 के कारण Q1 पर लगने वाली जो फोर्स है उसकी क्या मिल जाएगी, अपने को डायरेक्शन मिल जाएगी। यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे ही R12 वेक्टर के कारण क्या मिल जाएगी, अपने को डायरेक्शन मिल जाएगी। डायरेक्शन मिलेगी तभी तो अपन उसको क्या बोलेंगे वेक्टर बोलेंगे, तभी बोलेंगे ना वेक्टर। तो इन दोनों फोर्सेस के कारण जो Q1 पर जो ओवरऑल फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा, इनका वेक्टर सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा इनका वेक्टर सम। तो उस वेक्टर सम को अपन देख लेते हैं। ये लिख लिया होगा आपने, मिटा दो इसको। क्या आएगा यहाँ से, एक वैल्यू और लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या R12 इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, क्या होगा इसका यूनिट वेक्टर बताया था पिछले लेक्चर में, क्या होगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर बटा मोड ऑफ R12। ऐसे ही R13 का निकालना हो तो क्या हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर बटे मोड ऑफ R13। ये लिखना हो तो लिख लेना। मिटा दो इसको। देखो इसको अपन मिटा देते हैं। अपने को क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। देखो फोर्स निकालते हैं अपन। क्या आएगा फोर्स देख लेते हैं। सबसे पहले अपन फोर्स निकालते हैं F12, फिर अपन निकाल लेंगे F13। क्या निकालेंगे, देखो फ्रॉम कूलॉम्स लॉ। कूलॉम लॉ से देख लेंगे अपन फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 कितना फोर्स लग रहा है F12 का वेक्टर क्या आएगा यहाँ से K Q1 Q2 बटा। अब देखो Q2 से Q1 के बीच की दूरी क्या दे रखी है, Q1 से Q2 के बीच की दूरी मतलब ये वाला डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा R1 का वेक्टर। और साथ में क्या आ जाएगा अपने पास, साथ में क्या आ जाएगा, इसका तो अपन कर देते हैं स्क्वायर और साथ में इसका ले लेते हैं यूनिट वेक्टर, ताकि उससे अपने को क्या पता लग जाए, उसकी डायरेक्शन पता लग जाए। क्या पता लग जाए, उसकी डायरेक्शन पता लग जाए। तो ये तो बात हो गई इसकी। ऐसे ही अगर अपन निकालें फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3 तो क्या आ जाएगा F1 का 3 K Q1 Q3 बटा, इसको मिटा दूं मैं, लिख लो यहीं पे
क्या आ जाएगा R13 वेक्टर का स्क्वायर और इसकी क्या आ जाएगी डायरेक्शन। ये दोनों के कारण फोर्स आ गया। क्या आप ये अभी भी अपन ने डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि एक चार्ज पर अगर अपने को उसके अलावा कोई चार्ज प्रेजेंट है किसी सिस्टम में, अपन कहीं देख रहे हैं, तो उन जो उसके अलावा जो चार्जेस प्रेजेंट है उनके द्वारा लगाया गया जो फोर्स है उसका क्या हो जाएगा वेक्टर सम। ये वेक्टर है इनका क्या कर देंगे अपन सम कर देंगे, इनको जोड़ देंगे अपन, तो क्या आ जाएगा अपने पास ये एफ नेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा अपने पास एफ नेट आ जाएगा। देखो तो यहां से देखो एफ नेट बोल दो, क्या आ जाएगा यहाँ से देखो के Q1 Q2 बटा R12 का स्क्वायर, R12 का केप प्लस के Q1 Q3 बटा R13 का स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा R13 का केप। तो ये क्या हो जाएगा नेट फोर्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा नेट फोर्स किसके ऊपर Q1 के ऊपर। ये क्या हो जाएगा नेट फोर्स निकल जाएगा। ऐसे ही अगर अपने पास n नंबर ऑफ चार्जेस दे रखे हों, क्या दे रखे हों n नंबर ऑफ चार्जेस, तो n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए भी अपन इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो क्या लिख देंगे यहाँ फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस, इसकी बात करते हैं अपन फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस, मतलब अपने पास अगर n नंबर ऑफ चार्ज दे रखे हों तो Q1 के ऊपर जो फोर्स लगेगा किसके ऊपर Q1 के ऊपर, तो क्या हो जाएगा F नेट अपन निकाल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ से K Q1 Q2 बटा R12 का स्क्वायर और R12 का केप। ऐसे क्या आ जाएगा Q1 Q3 के कारण लगने वाला फोर्स किसके ऊपर Q1 पर, क्या हो जाएगा R13 का केप। ऐसे ही जो अपना nवा चार्ज है उसकी वजह से Q1 के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा के Q1 QN, और जो उसकी डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी RN1N का केप। इसको अपन और सिंपलीफाई करना चाहे तो क्या कर देंगे इसको, और अपन सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं इसको। देखो यहाँ से K कॉमन आ रहा है, Q1 भी कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच जाएगा अपने पास, अंदर अपने पास बचेगा Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर और R12 का केप। ऐसे ही nवा क्या बचेगा अपने पास, K अपन ने कॉमन ले लिया, QN बटा R1N का स्क्वायर और R1N का केप। और अपन इसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो क्या आ जाएगा F नेट इज इक्वल टू क्या होगा K Q1। इसको क्या लिख सकते हैं अपन समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है सम है सबका, तो सबको एक साथ जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से I इज इक्वल टू 1 to N, यहाँ क्या आएगा QI अपॉन R1I का स्क्वायर और R1I का केप। यही आपका क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। यही क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। यही क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। क्या समझे इससे, अगर अपने पास n नंबर ऑफ चार्ज दे रखे हो, क्या दे रखे हो अपने पास n नंबर ऑफ चार्ज अपने पास दे रखे हो, उन n नंबर ऑफ चार्ज की वजह से, उन n नंबर ऑफ चार्ज की वजह से किसी एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर, यहां अपन ने क्या माना था Q1 माना था, क्या माना था अपन ने Q1, तो उन जो अपने पास n चार्ज दे रखे हैं उन n चार्ज के कारण जो Q1 के ऊपर फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना होगा कि Q1 समीशन ऑफ I से I1 से लेके कहाँ तक जा रहा है n तक, QI अपॉन R1I का स्क्वायर और R1I का केप। इसी को अपन क्या बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। इसी को अपन क्या बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। बात समझ में आ गई। अब देखो इसके ऊपर अपन एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या है ये सब लिख लेना, मिटा रहा हूं इसको। देखो इसके ऊपर अपन अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं।
देखो न्यूमेरिकल क्या है आपके पास, थ्री चार्ज्ड पार्टिकल आर arranged in a line. Three charged particles are arranged in a line shown in figure. अपने पास डायग्राम दे रखा है. Calculate the net electrostatic force on Q3 due to other two चार्जेस. क्या करना है अपने पास, 3 चार्ज पार्टिकल दे रखे हैं अपने को. उन 3 चार्ज पार्टिकल में से Q3 के ऊपर अपने को फोर्स कैलकुलेट करना है, नेट फोर्स निकालना है. किसकी वजह से, जो अपने पास 2 चार्ज दे रखे हैं, एक तो दे रखा है Q1 और एक दे रखा है Q2. उनकी वजह से जो नेट फोर्स लग रहा है Q3 के ऊपर, वो फोर्स अपने को निकालना है. देखो डायग्राम क्या दे रखा है इसका, Q1 दे रखा है, वह दे रखा है कितना, -8 माइक्रोकूलम, और Q2 दे रखा है, Q2 की वैल्यू दे रखी है 3 माइक्रोकूलम, और जो Q3 दे रखा है, Q3 की वैल्यू दे रखी है -4 माइक्रोकूलम. मतलब एक चार्ज ये माइनस का दे रखा है, ये प्लस का दे रखा है, और ये कितना दे रखा है, माइनस का. और इससे इसके बीच की दूरी है 0.30 मीटर, और इससे इसके बीच की दूरी है 0.20 मीटर. अब क्या करेंगे, 1 बाई 1 अपन फोर्स निकालेंगे. पहले Q1 की वजह से Q3 पर फोर्स निकाल लेंगे, फिर Q2 की वजह से Q3 के ऊपर फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे. फिर दोनों को अगर अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और क्या आ जाएगा अपने पास, नेट फोर्स आ जाएगा. क्या आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा. देखो सॉल्यूशन देखो, कहाँ से निकालेंगे, फ्रॉम कूलोम्स लॉ. सबसे पहले अपन फोर्स देख लेते हैं. देखो Q1 Q3 पर फोर्स लगाएगा, दोनों ऑपोजिट चार्ज है, तो कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा. और उस फोर्स को अपन क्या लिख देंगे, F31. ठीक है. और Q2 Q3 पर जो फोर्स लगाएगा वो अट्रैक्शन फोर्स होगा, क्योंकि दोनों चार्जेस ऑपोजिट नेचर के हैं. तो यहाँ से क्या आएगा, F32. अपने को निकालना है नेट फोर्स, तो F जो नेट फोर्स निकल कर आएगा वह क्या आएगा, F31 का वेक्टर प्लस F32 का वेक्टर. ये अपने को फाइंड करना है. तो अपन सबसे पहले फाइंड करते हैं क्या, F31 का वेक्टर क्या आएगा, कूलाम के नियम से K Q1 Q3 बटा R का स्क्वायर. अपन क्या देख रहे हैं, Q3 के ऊपर फोर्स किसकी वजह से, Q1 की वजह से, तो क्या आ जाएगा, Q1 Q3 बटा R स्क्वायर. यहां देखो वैल्यू दे रखी है चार्ज की. Q1 का मान कितना दे रखा है, -8 माइक्रोकूलम. माइक्रोकूलम को आप चेंज कर लो कूलम में, तो माइक्रो में कितना होता है, 10 की घात -6. तो क्या हो जाएगा, -8 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम. बात समझ में आ गई क्या. और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ये -4 गुणा 10 की घात -6, और साथ में क्या दे रखा है, 9 इंटू 10⁻⁹. ये किसकी वैल्यू होती है, K की वैल्यू होती है. और डिस्टेंस कितना है, Q1 से Q3 के बीच का डिस्टेंस 0.30 मीटर और 0.20 मीटर. 0.30 और 0.20 मिलके कितना हो जाएगा, 0.50 मीटर, और इसका स्क्वायर.
मीटर को हटा देते हैं अपन, कट जाएगा मीटर वैसे भी। बात समझ में आ गई? अरे आ गई क्या बात समझ में? ठीक है, अब देखो, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। क्या आएगा? ये प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 32 इंटू 9 10⁻⁻6, -6 कितना हो गया? माइनस का 12, और कट के कितना हो जाएगा? माइनस का 3, 10⁻⁻3। 50 को 50 से मल्टीप्लाई करवा दो, 0.50 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा? 0.522 गुणा 0.00 क्या हो जाएगा? 0.052 0.25। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? निकाल लो इसको, कितना आ जाएगा? यहाँ से देखो, इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा? 29 इंटू 10⁻⁻3, 25 इंटू 10⁻⁻2। तो यहाँ से ये ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा? 10⁻⁻1, या कितना बचेगा? 10⁻⁻1। काट दो इसको, कट रहा है जिससे, या फिर डिवाइड कर दो। ये लिख लिया आपने, ऊपर वाले को मैं मिटा देता हूँ, ऊपर वाले को मिटा देते हैं। देखो, देखो क्या आएगा अब यहाँ से? 9 इंटू 32 मल्टीप्लाई कर दो इसको डायरेक्ट, या तो कितना आएगा? 288, और मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻1, और बटे में क्या है अपने पास? 25। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 25 है, 25 कितना हो जाएगा? 13 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा ये? निकाल लो, यहाँ से कितना बचेगा? 288, इसको अपन डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? ठीक है, क्या आएगा? 1। कितना बचेगा यहाँ से? 1 पॉइंट कितना हो जाएगा ये? ये हो जाएगा 6। ठीक है, और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11.62। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? 11.62 इंटू 10⁻⁻1, 11.62 इंटू 10⁻⁻1 आ जाएगा। और अपन इसको और आगे सोल्व करना चाहें, और अगर इसको और आगे सोल्व करेंगे तो यह लगभग कितना आ जाएगा अपने पास? 1.162, और क्या बोल सकते हैं इसको? लगभग मान लो 1.2 न्यूटन। ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा? 1.2 न्यूटन के बराबर। कितना हो जाएगा? 1.2 न्यूटन के बराबर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। Q1 का Q3 के ऊपर Q1 की वजह से इतना फोर्स लगेगा। ऐसे ही अपन क्या निकाल लेंगे? दूसरा फोर्स निकाल लेंगे। इसको मिटा देते हैं। अब क्या निकाल लेंगे अपन? F32, वही सेम। अब की बार क्या होगा? चार्जेस ऑपोजिट है। क्या है? चार्जेस ऑपोजिट हैं। क्या आएगा? वो डायग्राम मिटा दिया, चलो मैं देख लेता हूँ डायग्राम। एक क्या दे रखा था अपने पास? एक दे रखा था अपने पास प्लस का 3 माइक्रोकूलम। एक क्या दे रखा था? प्लस का 3 माइक्रोकूलम। 9 इंटू 10⁻⁹, 3 इंटू 10⁻⁻6। और चार्ज क्या था? एक पे था -4। कितना आएगा? -4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और इनके बीच की दूरी कितनी थी? इनके बीच की दूरी थी
मीटर का स्क्वायर, 0.30 मीटर का स्क्वायर। इसको भी सेम उसी तरीके से सोल्व कर लेते हैं, इसको भी सेम उसी तरीके से क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा, जब अपन इसको सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास जो इसका आंसर आएगा, अपने पास जो इसका आंसर आएगा लगभग कितना आएगा, यहाँ से शायद 0.20 मीटर था, क्या था 0.20 मीटर। तो इसका ओवरऑल जो आंसर निकल कर आएगा वो 2.7 न्यूटन के आसपास आएगा। ये आप सोल्व करके देखना है इसको, कितना आएगा 2.7 न्यूटन के आसपास। ठीक है, तो ये वाला किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो ये फोर्स कैसा लग रहा है, एक तो इस पर फोर्स लग रहा है 2.7 न्यूटन, ये माइनस का, और एक इस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है 1.2 न्यूटन, ये प्लस का। ये चार्ज कौन सा हो गया अपने पास, Q3, ये वाला चार्ज हो गया। अब नेट फोर्स जो हो जाएगा इसके ऊपर, क्या हो जाएगा, नेट फोर्स, दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 1.2 न्यूटन, इक्वेशन 1 से देख लेना, ठीक है। 1.2 न्यूटन माइनस का 2.7 न्यूटन, तो यहाँ से नेट फोर्स निकल के आएगा 1.5 न्यूटन, माइनस का 1.5 न्यूटन, माइनस का 1.5 न्यूटन। ठीक है, अब माइनस का 1.5 न्यूटन आ रहा है, मतलब कहने का मतलब है कि जो फोर्स लगेगा वह नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स, ये वाला फोर्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू इस रिपल्सन फोर्स के कारण। तो जो अपना चार्ज है वह किस तरफ मूव करेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। कहाँ मूव करेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स जो लग रहा है वह लेफ्ट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब है कि 3 चार्ज अपने पास एक लाइन में रखे थे, उन लाइन के कारण अपन ने क्या निकाल लिया, फोर्स निकाल लिया। ओवरऑल जो नेट फोर्स की वैल्यू आई वो कितनी आई, माइनस का 1.5 न्यूटन। लेकिन ये फोर्स कहाँ लग रहा है, नेगेटिव में लग रहा है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स है। कैसा फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स। तो इसकी अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू से ज़्यादा है। वो यहाँ भी दिख रहा है, कितनी ज़्यादा है, माइनस का 1.5 न्यूटन ज़्यादा है। तो ओवरऑल जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा। कहाँ लगेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा। बात समझ में आ गई। और जो अपने पास चार्जेस रखे थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तीनों चार्जेस एक लाइन में रखे हैं तो बीच वाले चार्ज का कोई इफेक्ट होगा उस फोर्स के ऊपर जो Q1 लगा रहा है Q3 पर। जैसे Q1 और Q3 के बीच में Q2 था, तो इसके बीच का जो इसका जो Q2 का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, Q1 के ऊपर Q2 का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, वो उतना ही फोर्स लगाएगा। जो फोर्स डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके बीच की दूरी पर डिपेंड करता है, न कि जो उसके बीच में जो चार्ज रखा है इसका इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। इसका इसके ऊपर अलग फोर्स लग रहा है, इस Q1 का Q3 के ऊपर अलग फोर्स लग रहा है। बात समझ में आ गई। तो आज का लेक्चर अपन यही ख़त्म करते हैं। कल अपन लेकर आएंगे अध्यारोपण सिद्धांत के ऊपर एक और न्यूमेरिकल, 1-2 न्यूमेरिकल और कर लेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, फिर पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, और जानेंगे अपन गाउस के लॉ को। तब तक के लिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। आप इससे पहले वाले वीडियो सारे देख लें, और इस वीडियो को लेकर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, वैसे होगा तो नहीं क्योंकि मन आपका सारा कहाँ है, बाबू सोना में। ठीक है, तो जो भी आपका डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तथास्तु।